जिस तरह समुंदर कभी प्यास नहीं बुझा सकता, प्यास बुझाने के लिए आपको नल, कल या छोटे कुआं के पास जाना ही होता है। उसी तरह आप कितने भी बड़े टीचर से पढ़ लो, तैयारी पूरी नहीं होती। तैयारी पूरी करने के लिए प्रैक्टिस सेट करना ही होगा। आप छोड़ नहीं सकते इसको। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 52 लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। आप प्रैक्टिस सेट जरूर करें, चाहे आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। सबके लिए महत्वपूर्ण है, सब देखो सब सीखो। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए, तभी फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, आइए शुरू करें। आज ये पूरे 45 सवाल लिए गए हैं। आप कितना सही करते हैं ज़रूर बताया कीजिए। आज का पहला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान निम्नलिखित में से है। सब लोगों को पता होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है, लेकिन उसके पहले 6 जो हैं उनका भी जानना जरूरी है। सबसे बड़ा देश जो है रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील तथा ऑस्ट्रेलिया, ये 6 आते हैं देश। सबसे बड़ा रूस है। 7वें स्थान पर अपना देश भारत है। ध्यान रखिएगा, नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिए। आइए देखें अगला सवाल। स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? बहुत बार ये सवाल देखा गया है। इसका सही जवाब है लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की राजधानी नहीं है? आप इसमें से देख सकते हैं, देहरादून जो है उत्तराखंड की राजधानी है। कानपुर किसी का नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानपुर पड़ता है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। पटना अपने बिहार की राजधानी है, इसलिए सही जवाब आप आसानी से निकाल सकते हैं, कानपुर। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? बहुत अच्छा सवाल है। नाजीवाद का उदय जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। हिटलर का नाम कौन नहीं जानता है। 1920 ईस्वी में हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या नाजी दल की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, इसलिए सही जवाब आपका ए, हिटलर। ध्यान रखिएगा उनके पार्टी का नाम। आइए देखिए अगला सवाल। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया? बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल भी बार बार दिखता है। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। इसकी नींव जो है गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। इसे शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनाया गया, जिसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूरा किया। ध्यान रखिएगा, इसलिए सही जवाब आपका ए, इल्तुतमिश। पूरी बातें आप सुनेंगे, पूरा वीडियो तो कोई देखता नहीं है, कुछ सीखना नहीं है। अभी तो एग्ज़ाम है नहीं, आप देख नहीं रहे हैं। जिस दिन एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आएगा उस दिन देखिएगा, क्या उस दिन एग्ज़ाम की तैयारी कीजिएगा। आप तैयारी करते रहिए दोस्तों, छोड़िए मत। एडमिट कार्ड आने के बाद तैयारी करके आप क्या कर लीजिएगा, उससे कटअप पार नहीं होने वाला। जापान पर प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया था? बहुत अच्छा सवाल है। इसमें डेट नहीं दिया है, केवल ईस्वी दिया है। इसलिए 1945 ईस्वी में जापान के 2 शहरों पर गिराया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी। सब लोगों को पता होगा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा नगर पर फैट मैन नामक परमाणु बम गिराया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और नागासाकी शहर पर लिटिल बॉय नामक एटम बम गिराया था, ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए इसका सही जवाब आप आसानी से निकाल सकते हैं ए, 1945। केवल ईस्वी दिया है, डेट दिया रहता तो कन्फ्यूजन होता। आइए देखिए अगला सवाल। 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है क्या कहलाता है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है प्रमुख यामयोत्तर। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी का कौन सा है?
पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा सब लोगों को पता होगा। यह अंडाकार पथ पर पृथ्वी का चक्कर लगाता है। पृथ्वी से इसकी दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए सही जवाब आपका चंद्रमा। बहुत इजी सा सवाल था। आइए देखिए अगला सवाल। माउंट आबू में दिलवारा मंदिर है। दिलवारा मंदिर किसका है? बौद्ध, जैन, सिख, बिरला? इसका सही जवाब है जैन मंदिर। दिलवारा का जैन मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध। इसलिए सही जवाब आपका जैन मंदिर। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत अच्छा सवाल है, ये भी बार बार दिखा गया है। कथकली नृत्य की उत्पत्ति केरल के राज दरबारों में हुआ माना जाता है। यह नृत्य शैली द्रविड़ों तथा आर्यों के नृत्य संबंधी सिद्धांतों के सम्मिश्रण से विकसित हुई। ध्यान रखिएगा। इसलिए इसका सही जवाब ए केरल। आइए देखिए अगला सवाल। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? बहुत अच्छा सवाल है, ये भी सवाल बीपीएससी में तो खैर पूछ ही चुका है, बहुत जगह पूछ चुका है। इसका सही जवाब है मराठों द्वारा। चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी के द्वारा लिया जाता था। ध्यान रखिएगा, उनके द्वारा ही लगाया गया था, मराठों द्वारा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है? बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का कौन थे? सब लोगों को पता होगा। इसलिए सही जवाब आपका सी जहांगीर। ये सी बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। आइए देखिए अगला सवाल। बासेल सेकंड मानदंड बैंकिंग उद्योग के निम्न में से किस पहलू से संबंध है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है, आप पूरा ऑप्शन देखिए। इसका सही जवाब है जोखिम प्रबंधन। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? प्रारूप समिति के चेयरमैन, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष सब लोगों को पता होगा, ये भी बार बार पूछा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इसलिए सही जवाब इसमें तो दिया नहीं है नाम, इसलिए ई ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, इसमें नाम दिया नहीं है। आइए देखिए अगला सवाल। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है, ऑडिटर एग्जाम के लिए तो ये है ही। सर्वोच्च स्थान पर कौन सा होता है? इसमें सही जवाब आपका जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। आइए देखिए अगला सवाल। अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? बहुत अच्छा सवाल है, इसमें से दिए हुए में से ही चुनना है, क्योंकि सबसे अधिक जो है मात्रा चट्टानों एवं खनिजों में ऑक्सीजन की होती है 46.60%। उसके बाद स्थान आता है सिलिकॉन का 27.72%। उसके बाद ही सब आते हैं। इसमें ऑक्सीजन तो दिया नहीं है, सिलिकॉन दिया है, तो आप सिलिकॉन पे लगा सकते हैं, क्योंकि दिए गए ऑप्शन में से ही लगाना है। वैसे ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन भी सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है चट्टानों में।
नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बहुत अच्छा सवाल है। सीवी रमन, इनको मिल चुका है नोबेल पुरस्कार। जवाहरलाल नेहरू, इनको नहीं मिला है। अमर्त्य सेन को भी मिला है 1998 में अर्थशास्त्र के लिए, ये तो सब लोग जानते होंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर सबसे पहले पाने वाले नोबेल पुरस्कार, क्योंकि उनको 1913 में मिला था। और सीवी रमन जी को 1930 में मिला था भौतिकी के लिए। चंद्रशेखर वेंकट रमन, इसमें से सही जवाब आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। आइए देखिए अगला सवाल। खजुराहो स्थित है, खजुराहो कहाँ स्थित है? झांसी के बगल से ही में ही है, मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के समीप स्थित कलात्मक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित अनेक मंदिर है। ध्यान रखिएगा, बहुत प्रसिद्ध जगह है, यहाँ लोग घूमने जाते हैं। आइए देखें अगला सवाल। भारतीय मानक समय आधारित है, किस पे आधारित है? इसका सही जवाब है बी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाथुल्ला दर्रा के पास है? नाथुल्ला दर्रा बहुत ही प्रसिद्ध दर्रा है, जो कि भारत के सिक्किम में पड़ता है। सिक्किम में हिमालय के अंतर्गत आता है। इस दर्रे के द्वारा ही दार्जिलिंग तथा चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का ही मार्ग है। इसलिए उसके बाद तो तिब्बत तो चीन, हथियाली चीन में ही पड़ता है। इसका सही जवाब चीन। आइए देखिए अगला सवाल। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है, सबसे निचली परत कौन सी होती है? वायुमंडल की क्षैतिज परतों में से क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर सबसे निचली सघन परत है। ध्यान रखिएगा, जिसका निचला भाग पृथ्वी को छूता है। धरातल से इसकी मध्यमान ऊंचाई 16 किलोमीटर है। इसकी ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। इसलिए आपका सही जवाब बी, क्षोभ मंडल। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारतीय सेना में विजयंत नाम है, विजयंत नाम किसका है? इसका सही जवाब है एक टैंक का। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन से शहर में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? बहुत अच्छा सवाल है, ये भी बार बार बताया भी गया है। बोध गया में निरंजना यानी कि फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुआ था, घर से निकलने के 6 वर्ष के बाद, यानी कि 35 वर्ष की आयु में। इसलिए सही जवाब आपका गया। बहुत इजी सा सवाल था। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? ये भी बहुत बार देखा गया है। इसका सही जवाब है रेड क्लिफ, सब लोग जानते होंगे रेड क्लिफ लाइन। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करने के लिए कॉरेल रेड क्लिफ की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया। इस आयोग ने ही भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया था। इसलिए बहुत पढ़ने वालों के लिए बहुत इजी सा सवाल था। रेड क्लिफ नहीं जानते हैं, ध्यान रखा कीजिए। बहुत लड़के तो बंद करके चले गए होंगे, अभी एग्ज़ाम है नहीं, आराम से सो रहे हैं, सोने दीजिए, जो सोएगा वो खोएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का क्या नाम है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है ए, आभासी प्रतिबिंब।
आइए देखिए अगला सवाल। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कहलाता है। सबसे छोटा कण को क्या कहते हैं? तो सही जवाब है अणु। ध्यान रखिएगा, अणु तत्व या यौगिक का वह छोटे से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। और परमाणु एटम जो है तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ध्यान रखिएगा, इसलिए स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो अणु है। आइए देखें अगला सवाल। धातु के किस गुण के कारण उसकी पतली चादर बनाई जा सकती है? पतली चादर बनाने का एक क्या गुण होता है? इसका सही जवाब है ए आघात वध्यता। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। दूध को इस्तेमाल करने से पहले हम इसे उबालते क्यों हैं? बहुत अच्छा सवाल है, सब लोग के घर में होता है, सब लोग दूध भी पीते होंगे, उबालते क्यों हैं? इसका सही जवाब है सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है समझने वालों के लिए। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। इसका सही जवाब है 7 से कम। ध्यान रखिएगा, सोरेंस ने 1909 ईस्वी में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को पीएच मान के रूप में व्यक्त किया। हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋण लेगोरिथम को पीएच कहते हैं। 7 से कम विलयन क्षारीय होगा, 7 विलयन अम्लीय होता है और 7 से ज़्यादा जो है विलयन क्षारीय और 7 विलयन उदासीन होता है। कल ही बताया गया था। पानी का पीएच मान 7 होता है। इसमें जो है सही जवाब आपका ए 7 से कम अम्लीय विलयन, तो 7 से कम, 7 से ज़्यादा तो क्षारीय। आइए देखिए अगला सवाल। किसी पिंड का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कहलाती है? क्या कहलाती है? इसका सही जवाब है बी ऊष्माधारिता। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में जब कार्बन को जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है? इसका सही जवाब है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये 66 बीपीएससी में इस साल पूछा भी गया था। आइए देखिए अगला सवाल। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह किसके सिद्धांत के अनुसार होता है? इसका सही जवाब है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम के अनुसार। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। ठोस का घनत्व जो जल पर तैरता है। इसका सही जवाब है सी जल के घनत्व से कम होता है, इसलिए जल पर तैरता है। आइए देखिए अगला सवाल। किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब का क्या होगा? यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब का क्या होगा? इसका सही जवाब है दाब बढ़ जाएगा। आइए देखिए अगला सवाल। वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? साइंस के भी सवाल अलग से कराए जा रहे हैं बीपीएससी में आए हुए, आप उसे भी ज़रूर देखिए, बहुत अच्छे कराए जा रहे हैं। 2 केमिस्ट्री के 2 कराए जा चुके हैं, फिजिक्स का एक, कल जो है फिजिक्स का सेकंड पार्ट आएगा। इसका सही जवाब है डी विद्युत रोधी। ध्यान रखिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के पहले ही कराए जा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है?
तो सही जवाब है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तब ज्वार जो है सबसे ऊंचा होता है। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? बहुत अच्छा सवाल है। कनौज का प्राचीन नाम कान्यकुब्ज था जो ब्राह्मणों का भी केंद्र था। कनौज के वैभव का युग 7वीं सदी के से प्रारंभ हुआ। तब हर्षवर्धन ने इसे अपनी राजधानी बनाया। इससे पूर्व यह मौखरी वंश की राजधानी थी। हर्ष के समय यह नगरी हिंदू बौद्ध विद्या और शिक्षा का केंद्र स्थली थी। 7वीं से 12वीं सदी तक इसका अनवरत विकास होता रहा। इसलिए सही जवाब आपका सी कनौज। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उफान से नहीं निकली है? प्रायद्वीपीय पठार उफान से नहीं निकली है। इसका सही जवाब है यमुना। यमुना नदी का उद्गम स्थल बंदरपुक्ष के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से हुआ है। यह लगभग 1375 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए प्रयाग इलाहाबाद में गंगा नदी में मिलती है। दिल्ली में भी यमुना नदी सब लोग जानते होंगे। आइए देखिए अगला सवाल। भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर देश है। इसका तात्पर्य है, इसका क्या तात्पर्य है? एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका सही जवाब है उसका कोई राज स्तर पर धर्म नहीं है। ध्यान रखिएगा। सारे धर्म के लोग मिले हुए हैं भारत में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। आइए देखिए अगला सवाल। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो क्या करता है? हिमानी बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बहुत अच्छा सवाल है। अधिकतर लोगों को ये पता भी होना चाहिए। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके गुलाम थे? ये भी सब लोग जानते होंगे। मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए सही जवाब आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति अन्य सभी को अपने पद से हटा सकता है? किसको नहीं हटा सकता है और बाकी सबको हटा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है मंत्रिपरिषद। और बाकी सबको हटा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष यानी कि बीपीएससी के अध्यक्ष को भी, राज्यों के राज्यपाल और भारत का महान्यायवादी सबको हटा सकते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद को नहीं। आइए देखिए अगला सवाल। स्वेज नहर के खुलते ही खालिस्तान और के बीच समुद्री मार्ग यात्रा का मार्ग छोटा हो गया। इसका सही जवाब है डी लंदन और चेन्नई। स्वेज नहर के खुलते ही लंदन और चेन्नई के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया। ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब डी लंदन और चेन्नई के बीच समुद्री मार्ग। आइए देखिए अगला सवाल। प्रथम विश्व युद्ध निम्नलिखित अवधि में लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब लड़ा गया? ये भी अधिकतर लोगों को पता ही होगा। इसका सही जवाब है 1914 से 1918 के बीच में। बहुत इजी सा सवाल था। आइए देखिए अगला सवाल और आज का लास्ट सवाल है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है। किसके कारण धूमकेतु की पूंछ? इसका सही जवाब है सी सौर विकिरण एवं सौर पवन के कारण। ध्यान रखिएगा।
धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है। ये देखिए आंसर की दिया गया है। आपको चाहिए आराम से क्वेश्चन देखना और आंसर देख के सही करना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आज का वीडियो में आप कितना सीखे, कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखे होंगे। लाइक दबाने में भी आप क्यों सोच रहे हैं? अभी तक आपको चैनल सब्सक्राइब करने में दिक्कत आ रहा है, पता नहीं क्यों। फ्री का चैनल है दोस्तों, कर लीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।